This conference will now be recorded. पहले पिछले कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे से, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और मैंने सिर्फ फोकस करना है कि पेपर में जिस अंदाज में सवाल आता है। तो क्वेश्चन लिखे जरा। A car having average life of 15 years and कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कल मैंने लेक्चर सेंड किया था आपको। अगर आपने एक दफा सुनना है, उसको लिखना है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो फिर कल क्लास में डिस्कस करना है, राइट? कि पहले आप वो कंप्लीट एक दफा सुन लें। अगर फिर भी इशू आता है, कल मैंने शेयर किया था आपको और मैंने कहा था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुनना है। एवरेज लाइफ 15 years है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 years. What is the probability? What is the probability average life is more than number 1 more than 18 years, number 2 less than 20 years, number 3 between 12 to 18 years, number 4 between 16 to 19 years, number 5 between 10 to 13 years। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और अगर आप बिल्कुल सवाल कुछ इस तरह से होगा, एवरेज आपको कुछ और हो सकती है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और हो सकता है, तो सवाल की नेचर ऐसे ही होगी। वैल्यूज हंड्रेड्स में हो सकती हैं, 1 2 में भी हो सकती हैं, 5 6 में भी हो सकती हैं। सवाल की नेचर, आपने जब भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और वो हमसे एरिया या प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रोपोर्शन पूछे, तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से क्वेश्चन कर लेना है। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज गिवन है वो लिखनी है। सबसे पहले उसने कहा है कि जनाब जो लाइफ है वो है मोर देन 18 years, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 18। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको z में कन्वर्ट करेंगे। तो z हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x हमारे पास है 18 माइनस 15 ओवर 4, 0.75। और ये ग्रेटर देन है, साइन यही लगेगा। आप लोग z को यहां पर हमेशा पुट करोगे 0.75 और इससे ग्रेटर एरिया चाहिए तो राइट साइड। z की एक वैल्यू है तो 0.5 माइनस 0.7 को 5 में देखकर टेबल में बताएं कितना आ रहा है। 0.7 को 5 में देखना है, 0.2734।
लो मेरे भाई आंसर बता दें जरा, 0.5 में से अगर हम माइनस करें 0.2734 तो आंसर कितना आता है? 0.2266 या इसको लिख सकते हैं 2.66%। ओके होगी बात? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x लेस देन 20। बिल्कुल काम सेम करना है। सबसे पहले इसको z में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x हमारे पास है 20 माइनस 15 ओवर 4। कितना आंसर आ रहा है? 5 ओवर 4 करके 1.25। 1.25। ओके, तो जनाब हमने लिखना है 1.25 और इससे हमें एरिया चाहिए लेस। फौरन हमें पता चल जाएगा कि एरिया को देखकर 0.5 में प्लस कर देंगे। एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास एरिया गिवन होगा, z की अगर एक वैल्यू होगी तो हमने 0.5 में ही प्लस या माइनस करना है, और अगर दो वैल्यूज होगी तो फिर हमने उन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करना है। तो 1.2 को 5 में देखें, 0.3944 आ रहा है, 0.3944, तो आपका आंसर मिल गया 0.8944 या 89.44%। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, कहता है बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स, बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स। तो हम देख लेते हैं बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स। तो इसका z1 फाइंड हो जाएगा और इसका z2 फाइंड हो जाएगा। z1 हमारे पास होगा 12 माइनस 15 ओवर 4 और ये हो जाएगा 18 माइनस 15 ओवर 4। 12 माइनस 15 माइनस 0.75 और यहां पर आ जाएगा प्लस 0.7। हम बना लेते हैं माइनस 0.75 लेफ्ट साइड पर आएगा और प्लस 0.75 राइट साइड पर आएगा, और हमें चाहिए इसके बिटवीन एरिया। दोनों एरिया को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। ऑब्वियसली दोनों एरिया प्लस होंगे। तो आप मुझे बताएं जीरो कितना एरिया आ रहा है एक का? 0.2734। 2734 प्लस 0.2734, तो दोनों को प्लस करने पे कितना आ गया? 0.5468। अच्छा, उमर ने एक सवाल पूछा है। उमर दोबारा सवाल अपना रिपीट कीजिए क्योंकि मैं उसका सॉल्व कर रहा था। आपने क्या सवाल पूछना चाह रहे हो? उमर अपना सवाल रिवाइज करें। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। चलें, जब सवाल याद आ जाए तो दोबारा करना कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। अब दोबारा हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये हमारा नॉर्मल, और बिटवीन में हमेशा एक दफा याद रखें कि लेस देन के साइन इस्तेमाल होते हैं हमेशा। 16 टू 19, अगला हमारा है 16 टू 19। मेरे ख्याल में उमर का यही सवाल था। हमेशा बिटवीन में जब भी साइन इस्तेमाल करने हैं, लेस देन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा था
कि अगर बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे तो दोनों साइन ग्रेटर देन के आ जाएंगे, और अगर छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे तो दोनों साइन लेस देन के आते हैं बिटवीन के केस में। तो इसका z1 फाइंड कर लेते हैं। 16 माइनस 15 ओवर 4, और इसका z फाइंड हो जाएगा 19 माइनस 15 ओवर, तो 0.25 और 1 का मतलब है 1.0 को 0 में देखेंगे। जी मेरे भाई 0.25 और 1 हमें चाहिए इन दोनों के दरमियान में एरिया। मुझे आप बताओ दोनों एरिया प्लस होंगे माइनस? माइनस। एरिया माइनस होंगे। 0.3413 आई थिंक है 1 का, और इसमें से 0.2 को 5 में देकर माइनस कर दें। 0.2 को 5 में देखा तो 0.0987, जी जनाब 2426 ही आ रहा है। यस सर। 2426 ओके। ऊपर भी वैल्यू देख लें क्योंकि मैं अंदाजे से लिख रहा हूं, अगर कोई गलत हो तो उसको करेक्ट करवाइएगा। एंड लास्ट वन इज 10 to 30, प्रोबेबिलिटी 10 to 30। सबसे पहले हम इन दोनों का अपना अपना z फाइंड करेंगे। इसका z आ जाएगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और इसका आ जाएगा 13 माइनस 15 ओवर 4। तो z1 कितना आ रहा है? 10 माइनस 15 -1.25 माइनस 1.25, और 13 माइनस 15 ओवर कितना आ रहा है? -0.5 माइनस 0.5। जी जनाब 0 माइनस 1.25 और माइनस 0.5 हमें चाहिए इन बिटवीन एरिया। तो मुझे पहले ये बताएं प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस। माइनस, गुड। तो माइनस 1.2 को 5 में देखकर बताएं कितना आ रहा है? 1.2 को 5 में देखा तो 0.3944, माइनस 0.5 को देखा तो 0.1915। तो इसका डिफरेंस बता दें। 0.2029। गॉट इट? लो जनाब, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने सवाल किया है इसमें से बिटवीन वाला सवाल या लेस देन या ग्रेटर देन वाला सवाल पेपर में आ जाता है। अब आगे जो हम करने लगे हैं, दो फेसेस हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, और उसमें से एक मैक्सिमम एक सवाल पॉसिबल है, मैक्सिमम दोनों में से एक एक, और एक फेस तो बहुत ही आसान है। आपको जैसे सपोज वो कहता है a height of a building approaches to normal distribution whose mean is कर देते हैं 40 feet and standard deviation is 8 feet. If area या probability is, बल्कि एरिया वो नहीं बताता मोस्टली,
if z value of that distribution is (2.15), what will be the height of building? लो मेरे भाई, जब सवाल के अंदर वो आपको z वैल्यू को दे दे तो इसका मतलब है कि वो फार्मूले के अंदर हमसे z के फार्मूले की एप्लीकेशन पूछना चाह रहा है। ये फार्मूले दो टाइप के हैं, एक आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे, जो लोगों ने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, इन दोनों में फर्क होगा। जब क्वेश्चन के अंदर n गिवन होगा या n का जिक्र होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, इसकी खास निशानी है। और जब n ना गिवन हो तो ये सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ये इसकी निशानी है। अदरवाइज आपको क्लास में आपने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है, अभी मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पर, ताकि पेपर में क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो अब हमारे पास जब भी z वैल्यू गिवन हो तो आप लोगों ने ये देखना है, जो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी पुट कर देंगी और बाकी अननोन हमने फाइंड कर लेना। तो 90% जब भी z वैल्यू गिवन है वो हमसे x की वैल्यू पूछता है, 90%। और फिर उसके बाद बाकी 10% में कभी वो हमसे म्यू की वैल्यू भी पूछ सकता है, कभी वो हमसे सिग्मा की वैल्यू भी पूछ सकता है, राइट। और अगर सवाल के अंदर सिर्फ हाइट पूछता तो ये फार्मूला, और अगर एवरेज हाइट पूछता तो दूसरा फार्मूला लिखते, क्योंकि एवरेज तो x बार होता है ना। तो हम इस सवाल में क्या लिखेंगे, हमारे पास z वैल्यू गिवन है 2.15, x हमने फाइंड करना है और मीन हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 8। तो x हमारे पास आ जाएगा, 8 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.15 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू x माइनस 40। और इसको मल्टीप्लाई करके 40 इसमें प्लस हो जाएगा, तो सारे लोग x की वैल्यू बता रहे हैं 57.2। ये हमारे पास आंसर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख लें। हमारे पास क्वेश्चन में जब भी z वैल्यू गिवन होगी तो लाजमी बात है कि उसने हमसे या x पूछेगा या म्यू पूछेगा या सिग्मा पूछेगा, ये बात याद रखनी है जब भी z वैल्यू गिवन, राइट। और z वैल्यू एक सैंपलिंग में इस्तेमाल होता है, वहां पर एवरेज और सैंपल की बात होगी, और अगर एवरेज और सैंपल की बात नहीं होगी तो सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का z है। ओके, तो पेपर में ये बड़े ध्यान से देखना है कि हमने z का फार्मूला लगाना कौन सा है, क्या वो n वाला लगाना है या बगैर n के लगाना है, तो पता चल जाएगा। और नॉर्मली ये z में ही क्वेश्चन आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये सवाल आता है। चलें जनाब, एक और सवाल लिख लो, फिर इसके लास्ट फेज पे चलते हैं जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जनाब, आप लिख लें जनाब, अ वॉशिंग मशीन follow normal distribution whose average life is 5 years and z value is minus 1.20. Find standard deviation of that washing machine
if its life is 4.2 years। वो कहता है कि जनाब एक वॉशिंग मशीन है जिसकी एवरेज लाइफ ओवरऑल 5 साल है, उसकी जी वैल्यू -1.20 है। उसने कहा कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ अगर उसकी लाइफ 4.2 ईयर है। देखिए जो चीज है एवरेज है वो तो हमारे पास हो गया x बार, ये जी वैल्यू भी बता दिया गया और उसकी लाइफ बता दी, मतलब कि उसने x बता दिया। वो मोर देन भी कह सकता था, लेस देन भी कह सकता था। हमने z का फार्मूला लगाया x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, -1.2 इज इक्वल टू x है 4.2 माइनस म्यू है 5 डिवाइडेड बाय सिग्मा हमने फाइंड करना। तो हमारे पास सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, -0.8 डिवाइड बाय -1.2, माइनस से माइनस कैंसल 0.666। लो मेरे भाई फार्मूले की एप्लीकेशन बहुत आसान है, इसमें 90% x की वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन हो सकता है वो एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमसे फाइंड करवा ले। डन। नाउ इज द लास्ट concept but very important, normal approximation। normal approximation is very important और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी रिजल्ट आए कि जैसे उसमें से कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट बने, क्योंकि जो नॉर्मल जो सिंपल सवाल होते हैं वो सारे कर लेते हैं लोग, थोड़ा सा जहां पर दिमाग इस्तेमाल करना होता है वहां पर फंस जाते हैं। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का लफ्जी मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट का गिवन हो और हमने उसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना हो, क्वेश्चन डिस्क्रीट का गिवन हो मतलब बाइनोमियल का हो, हाइपरज्योमेट्रिक का हो या पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, और हमने उसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना हो। एक मुझे मैसेज अभी मिला है कि सर ये क्या इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो हमने अभी फार्मूले की एप्लीकेशन ऊपर पढ़ा है ना जी वैल्यू वाला, दैट इज इनवर्स टेबल। उसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी से जी वैल्यू फाइंड करना नहीं सिखाई बस, अदरवाइज इनवर्स टेबल वो है। दैट इज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं। डाटा आपको डिस्क्रीट का गिवन होगा और हमने कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना हो, और जब भी डिस्क्रीट का डाटा गिवन हो और आपने कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना हो तो आपने कॉन्टिन्यूटी फैक्टर लगाना है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। अब सवाल थ्योरेटिकल भी बन सकता है। एक सवाल पेपर में आया हुआ है, क्या डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसको अगर हमने उसको कन्वर्ट करना है तो फिर करना क्या है, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। ऐसा करते कब है? अब जरा आ जाओ जिसने पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गौर से पढ़ा है। अगर मेरा n लेस देन 20 हो, p जो मर्जी हो, आप लोगों ने नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। n आपका लेस देन 20 है, p आपका जो कुछ है, आपने क्या लगाना है? बाइनोमियल, राइट। अगर n 20 से ग्रेटर है तो आप बाइनोमियल नहीं लिखा सकते। फिर आप देखते हैं p लेस देन 0.05 है,
तो पॉइजन, और अगर P ग्रेटर देन 0.05 है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, अगर आपको N और P सवाल के अंदर गिवन है और इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते हैं कि अगर हमारा N लेस देन 20 है, N और P के सवाल के अंदर गिवन है, तो जब सवाल के अंदर N और P गिवन हो तो हमें ऐसा लगता है ऐसे ही लगता है कि अगर N और P गिवन है तो हमने बाइनोमियल लगाना है, तो ऐसी बात हरगिज नहीं है, राइट। N और P लगाते वक्त हमेशा याद रखें कि अगर N लेस देन 20 है तो बाइनोमियल, अगर N ग्रेटर देन 20 है तो बाइनोमियल नहीं लगेगा। फिर दो चीजें, N भी बड़ा हो, P भी कम हो, रेयर केसेस हो तो पॉइजन, N बड़ा हो, P भी 0.05 से बड़ा हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं लग सकता। आप लोग म्यू फाइंड करके, और सिग्मा का फार्मूला होता है √NPQ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइनोमियल के अंदर भी, ठीक होगी बात। जी मेरे भाई, परेशान नहीं होना, ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने वो कंसीडर करनी है चीजें कि आपको NPQ के बारे में पता होना चाहिए। एक शख्स ने सवाल किया था कि सर आपने कहा है कि N इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल, तो यहां पर देखिएगा कि जब N, वहां वैसे ओवरऑल कंडीशन है N ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो और P नॉट लेस देन 0.05, मतलब ग्रेटर देन 0.05, तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। उमर भाई का सवाल है कि सर ये क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा। उमर भाई थोड़ा सा अपने सर को झटका दें क्योंकि आप सो रहे हैं, मैंने यही तो सिखा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर आपको N से पता चलेगा, N और P से, P प्रोबेबिलिटी, N नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैं दोबारा बता रहा हूं, N आपका नंबर ऑफ सैंपल या परफॉर्मेंस 20 से कम हो, P जो मर्जी हो, आपने बाइनोमियल का फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर N ग्रेटर देन 20 हो तो आपने बाइनोमियल नहीं लगा सकते। फिर इसमें आगे दो शर्तें हैं, N ग्रेटर देन 20 हो तो आपने P भी लाजमी देखना है। अगर P लेस देन 0.05 हो और N भी 20 से बड़ा हो तो आपने पॉइजन का फार्मूला लगाना है, और अगर P 0.05 से बड़ा हो तो और N भी बड़ा हो तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाना। डन होगी बात। चलिए अब सवाल करते हैं। आपने किसी ने ये तो पूछा नहीं कि सर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर क्या होता है, मैं पहले वो बता दूं फिर सवाल करते हैं। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम आप भी थके हुए हो, तो मैं आपको बता देता हूं और कल मुझसे लाजमी पूछ लेना, मैं आपको बता भी दूंगा इसका लॉजिक भी क्लास के अंदर। प्रोबेबिलिटी अगर लिखा हो सवाल के अंदर और सवाल हो कॉन्टिन्यूटी कैसे लगाते हैं, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर कैसे लगाते हैं, ये जरा ख्याल करना है। ये कब लगाते हैं, जब आपने बाइनोमियल का सवाल, मतलब डिस्क्रीट का सवाल आप लोग कॉन्टिन्यू से करना चाहो, मतलब सवाल आपको लगे कि बाइनोमियल का है और आप उसको कर रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तब अगर वो कहना प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10,
तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10.9.5। अगर वो आपसे सवाल के अंदर कहे कि सवाल ऐसा हो नॉर्मल बाइनोमियल का और हमने उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना हो, तो हमने उसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपने अगर वो कहना ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो आपने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 9.5 की। ठीक है, अब अगर वो कहे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10, तो फिर आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10.5। दोनों में जरा गौर करना कि 0.5 माइनस कब करना है और 0.5 प्लस कब करना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यहां पर हो तो आपने 0.5 माइनस करना है, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन का हो तो फिर आपने 0.5 प्लस करना है। ओके होगी बात? फिर आप लोग खुद बताओ, पेपर में हो सकता है पेपर के अंदर आपको ये डायरेक्ट सिर्फ कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर लगवाए। पेपर में जो आएगा वो बहुत आसान है, वो मैं एंड पे बताऊंगा, लेकिन समझाना तो मैंने सारा ही है ना, और इसका लॉजिक भी कल बताऊंगा क्लास के अंदर, क्योंकि इस टाइम सिर्फ सवाल मैं करवा दूंगा ताकि आपके क्वेश्चन हो जाएं। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो आपने 0.5 माइनस करना है, और सिर्फ ग्रेटर देन होगा तो 0.5 प्लस करना है। अब आगे देखें, अगर प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 16 है, तो आपने प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 16.5 करना हर जगह 0.5 या तो प्लस है या माइनस। और अगर आ जाए मेरे पास x लेस देन 16 या 10, तो आपने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 15.5। ओके, जरा गौर करना, अगर इक्वल का साइन हो ना तो ग्रेटर देन हो तो 0.5 माइनस करना है, लेस देन हो तो 0.5 ऐड करना है। अगर साथ इक्वल का साइन हो, यानी यहां पर देखिए इक्वल का साइन हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो तो 0.5 माइनस करना है, लेस देन आर इक्वल टू हो तो 0.5 ऐड करना है। इसके बरअक्स अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो बिल्कुल उलट कर देना दोनों में। ओके होगी बात? पेपर में ये दोनों नहीं आते। पेपर में जो सवाल आपको आया हुआ है ना पहले, वो आया हुआ है बिटवीन वाला, और वो बहुत आसान है कि वो कहता है कि अगर आपके पास लिखा हो ना 12 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 20, और ये है डिस्क्रीट डाटा, और आपने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है कि n20 से बड़ा हो गया और p भी 0.05 से बड़ा हो गया, तो आपने लोअर में 0.5 माइनस कर देना है और अपर में 0.5 ऐड कर देना है, और अब इसको आगे z में कन्वर्ट करना है और आगे वही सारा काम करना है। और पेपर में इस तरह का सवाल आया, क्या करना है ये तो आपको सिर्फ ये जाहिर सी बात है, जब एक नई बंदा चीज सीखता है ना परेशानी आती है, लेकिन परेशानी से बेहतर ये होता है कि आप उसको थोड़ा अच्छी मोटिवेशन के साथ मजीद चले जनाब। अब पेपर में जो सवाल आता है या जिस तरह का आता है वह हम करते हैं। सवाल ये है, देयर आर, मैं 3 सवाल करवाऊंगा ताकि आपसे काम हो जाए। देयर आर 400 coins are tossed. There are 400 coins are tossed. What is the probability
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नंबर 1 कहता है बिटवीन 290 to 480 heads occur. Between 290 to 480 heads occur. अब जब आपको पता है जब कॉइन्स का केस आता है तो बाइनोमियल लगता है, लेकिन 400 कॉइन्स टॉस किए हैं, n हमारा 400 हो गया। कॉइन्स के केस में p तो 1/2 होता है और q भी 1/2 होता है। ये सवाल अज्यूम किया है हमने। अब इस सवाल के अंदर बाइनोमियल नहीं लग सकता। जब भी आप लोग ऐसे n और p फॉर्म में लिखो और n 20 से बड़ा हो, बाइनोमियल मत लगाना। बाइनोमियल नहीं लग सकता, फिर दो ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन कौन सी है? या पॉइजन या नॉर्मल। ये पॉइजन नहीं लग सकता क्योंकि इसमें p 0.5 है और q भी 0.5 है और पॉइजन की कंडीशन है p लेस देन 0.05 लेस देन हो, मतलब 0.05 5% हो बस, उससे भी कम। बल्कि ये तो 50% है, 0.5 50% होता है। तो बात समझ लगी ना? तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले आप p फाइंड म्यू फाइंड करोगे जो कि np के बराबर होता है, और सिग्मा फाइंड करोगे जो कि npq के बराबर होता है। डन? तो जनाब फाइंड कर लो फिर। np कितना है हमारे पास? 400 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 या 0.5 200, और सिग्मा मेरे पास आ गया 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 अंडर। सिग्मा मुझे बता दें कितना आ गया? 10। ओके होगी बात? और अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी उसने कहा है कि फाइंड करो 290 और 480। ये तो बहुत ज्यादा, 480 में तो वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। 480 की बजाय हम कर लेते हैं 380, क्योंकि 200 का डिफरेंस आएगा तो 200 के करीब करीब रखते हैं ना, क्योंकि उसको 10 पे डिवाइड करना है। तो ये आप कर लो 215 से 225। लो जनाब, 215 से हमें चाहिए थी प्रोबेबिलिटी 225। आप लोगों ने, क्योंकि ये सवाल था बाइनोमियल का, आप लोग इसको कर रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो सबसे पहले 214.5 225.5 0.5 लोअर में माइनस, अपर में ऐड। सबसे पहले इसका एक्सचेंज करेंगे, इसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर लगाएंगे, उसके बाद बात खत्म। इसका भी जी फाइंड कर लो, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसका भी जी फाइंड कर लो, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। आगे सवाल वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। आगे सवाल वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहां तक जहां आप जो है वो कि पहले दो काम, एक म्यू और सिग्मा आपने खुद फाइंड करना है सवाल के अंदर, और दूसरा आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन फैक्टर जरूर लगाना है। तो तभी आपका ये सवाल 100% सही होगा, वरना सवाल गलत होगा। क्लियर होगी बात? आगे आप खुद कर लोगे। इसमें क्या लिखेंगे? 214.5 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 10, और इसका क्या होगा? 225.5 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 10। एक हो गया। पहले का कितना आंसर आ रहा है? 0.5।
पहले का कितना आंसर आ रहा है? $1.45 और दूसरे का कितना आ रहा है? 2.55। टेबल में देखकर दोनों को प्लस तो नहीं हो रहे दोनों? टेबल में देखेंगे एक है 1.45 और एक है 2.55, दोनों को टेबल में देखकर आपस में माइनस कर देंगे। दोनों को टेबल में देखकर माइनस भी कर दो, मैं तो कहता हूं पूरा ही कर लेते हैं। जी मेरे भाई, ये पूरा सॉल्व करके बता दिया। 0.0681 दोनों को टेबल में देखकर हमने माइनस कर दिया। बात समझ लगी है? हमने देखा कि जब आपको प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन हो, जब भी, और अगर n 20 से बड़ा है तो आपने p देखना है। p 0.05 से कम है तो पॉइजन में चले जाएंगे, और अगर बड़ा है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाजमी करेक्शन फैक्टर लगाना है 0.5 वाला, और उसके बाद सिंपल सवाल कर ले। जी मेरे भाई, अब मुझे बताएं, सवाल एक और करने की जरूरत है या ये सवाल हो जाएगा? हो जाएगा सर जी। आपको अभी फिर आराम करो, और आप लोगों ने सिर्फ हमारा परमुटेशन वाले सवाल रह गए हैं। बाकी आपने कोशिश करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी की असाइनमेंट है, फाइनल असाइनमेंट, इसको कंप्लीट करें, और कल इंशाल्लाह हमने क्लास में भी इसको डिस्कस करना है, और मैंने आपको जो परमुटेशन वाली प्रोबेबिलिटी रह गई है वो भी कल करवा दूंगा। ठीक है जनाब? चलो ओके, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।